स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, कुकू केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलयन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म का ही चौथा भाग। उसका नाम होगा परासरण दाब। लेकिन परासरण दाब जानने से पहले बच्चों हम क्या पढ़ेंगे आज? परासरण। ठीक है, आपने अगर यही वीडियो खोला है पार्ट 10 पढ़ने के लिए, 9 वीडियो नहीं देखे इसके पहले के, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और 1 से 9 तक के पार्ट हैं उन्हें भी आप देख लीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको 1 से 9 तक की ये फुल प्लेलिस्ट आपको बच्चों मिल जाएगी। चलो, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले परासरण। क्या चीज़ होती है परासरण? मुझे ऐसा लगता है परासरण के बारे में आप अनजान नहीं हैं, थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप जानते हैं। गलत तो नहीं कहा मैंने बच्चों? ठीक है, चलो, परासरण का मतलब क्या है उसको जानने से पहले हम एक वर्ड को समझेंगे जिसका नाम है SPM। इसको हिंदी में अगर मैं कह दूं तो हम नाम देंगे इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली। मैंने इसको SPM क्यों कहा? क्योंकि इसका इंग्लिश में नेम है सेमी। P का मतलब है बच्चों परमिएबल, और यहाँ M का मतलब है बच्चों मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों मतलब M का मतलब मेम्ब्रेन। इट मीन्स अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? ऐसी झिल्ली जो अर्ध पारगम्य हो, पूरी तरह से पारगमित ना हो। बच्चों, झिल्ली 3 प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक झिल्ली की बात करी, यहाँ से ये कोई झिल्ली है, ठीक है। अगर ये सभी प्रकार के अणुओं को अपनी में से पारगमित होने दे तो ऐसी झिल्ली को पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? इसको पारगम्य। लेकिन ऐसा ना हो, ये सबको पारगमित होने ना दे। ये एक सेलेक्टेड कर लिए मैंने। कितने सेलेक्टेड कर लिए? 3। तो कुछ तो बाहर रह गए और कुछ पार कर गए, तो इसको मैंने क्या कहा? अर्ध पारगम्य झिल्ली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपने कह दिया कि ये तो इसको पार कर ही नहीं पाए, ये इसको पार कर ही नहीं पाए, तब उस झिल्ली का नाम होता है अपारगम्य झिल्ली। अब हमने कहा पारगम्य झिल्ली का उदाहरण, जैसे आपने कोई बड़ी छलनी ले ली या आपने कोई बड़ी ऐसी चीज़ ले ली जिसमें से हर एक चीज़ पास हो जाती है, तो उसको हमने क्या कहा? पारगम्य। चाय छानते हैं, चाय छानते समय हम देखते हैं कि चाय पत्ती के मोटे कण ऊपर रह जाते हैं तथा लिक्विड जो चाय बनती है वो सारी बाहर आ जाती है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। या फिर हमने मिट्टी के पानी को किसी कपड़े से छान लिया तो मिट्टी ऊपर रह गई, पानी पानी निकल गया, तो वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई। अपारगम्य की बात करें, अगर आप किसी भी विलयन को पन्नी से छानने की कोशिश करेंगे तो क्या वो पार कर पाएगी? नहीं, तो वो एक तरह से क्या हो गई? अपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब हुआ कुछ कणों को तो जाने दे और कुछ को नहीं जाने दे। अब परासरण का मतलब क्या होता है? जब विलायक और विलेय के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली को रखा जाता है तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करते हैं और ये परासरण कहलाता है। आइए डेफिनेशन लिखकर फिर इसको चित्र से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो डेफिनेशन लिखी, यदि विलायक और विलेय के मध्य, किस किस के मध्य? विलायक और विलेय के मध्य, तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये क्या कहलाएगा? हमारा विलायक, और ये क्या कहलाएगा बच्चों? विलेय। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं इसके अंदर से कि विलायक और विलेय के मध्य क्या लगा रखी है हमने। ये आपको जो दिखाई दे रही है बीच में एक डंडी जैसी संरचना, इसको हम क्या कह रहे हैं? SPM, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली को रखा जाए तो विलायक के अणु, ये सब जो अणु दिख रहे हैं हमने, ये जो अणु हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये सारे किसके होंगे? विलायक के। तो विलायक के अणु किस में से होकर? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर गति करते हैं, तो यह परासरण क्रिया कहलाती है। मतलब विलायक से कण, यहाँ एक तरफ तो विलायक था और दूसरी तरफ क्या था? विलेय था स्टूडेंट्स, और हमने इसको अलग कर दिया, तो विलायक के कणों का विलेय के और विलयन की ओर जाना क्या कहलाएगा बच्चों? परासरण कहलाएगा। ये ध्यान रखना, विलयन में जाए, विलेय थोड़ी मैंने गलत लिख दिया यहाँ से, सॉरी बच्चों, विलायक और विलयन। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। विलायक और विलयन की बात हो रही है कि विलायक और विलयन के बीच में अगर हम अर्धपारगम्य झिल्ली को रखें तो विलायक के कण
जो होते हैं ये यहाँ से विलायक से गमन करके किस ओर जाने लगते हैं, विलयन की ओर जाने लगते हैं, तो इसे परासरण कहते हैं। बिल्कुल आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, जैसे किशमिश को रखते ही पानी में फूल जाती है। बिल्कुल बच्चों यही होता है। हमने ऐसा कह दिया, अगर मान लीजिए आप यहाँ छन्नी लगा देते हैं, यहाँ पर रखते हैं आप सादा पानी और यहाँ पानी में डाल के रखते हैं चीनी। यहाँ पानी में क्या डाल के रखते हैं, चीनी। तो ये चीनी का पानी हुआ, तो यहाँ पर पानी किस ओर जाएगा, तो ये यहाँ पर सिर्फ पानी के कण हैं, तो पानी के कण चीनी के पानी की ओर गमन करने लगेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, विलायक, इसी को हम परासरण कहते हैं। मतलब विलायक के कण कहाँ से गमन करते हैं, जहाँ विलायक अणुओं की मात्रा ज़्यादा होती है। भाई पानी तो विलायक में भी है, विलयन में भी है, लेकिन पानी का अणु कहाँ ज़्यादा है, विलायक में ज़्यादा है। तो विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से, यहाँ पर पानी के अणु ज़्यादा है तो ये पानी की उच्च सांद्रता हो गई, यहाँ पानी का अणु कम है तो यहाँ क्या हो गई, पानी की निम्न सांद्रता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पानी की उच्च सांद्रता यहाँ पर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, पानी की निम्न सांद्रता। सांद्रता का सीधा मतलब क्या है, पानी की अधिक मात्रा, यहाँ पानी की अधिक मात्रा है और यहाँ दूसरी तरफ पानी की मात्रा क्या है, यहाँ कम है। तो जो पानी होता है, विलायक होता है, वहाँ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलायक के कण गमन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं एक बार कि विलायक के अणुओं का अपने उच्च सांद्रता, ये वाली सांद्रता देखिए यहाँ पर, ये वाली उच्च सांद्रता है मतलब पानी के अणु ज़्यादा है, उससे निम्न सांद्रता मतलब यहाँ पर कैसी सांद्रता है बच्चों, पानी की निम्न, क्योंकि हम जानते हैं विलयन में पानी कम रहता है और विलायक के समय पानी ज़्यादा रहता है। अर्थात विलायक से विलयन की ओर, वही लिखा हुआ है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। मतलब विलायक तो हमने तनु कह दिया, विलयन हमने कैसा कह दिया, सांद्र। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर गुजरना ही परासरण कहलाता है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से बोल के बता देते हैं। किशमिश को पानी में रखने पर फूलना, आरबीसी मतलब लाल रक्त रुधिर कोशिकाएं जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको पानी में रखने पर फट जाना उनका। मुरझाए हुए फूलों को पानी में अगर रख दिया जाए तो उनका खिल जाना। कोई फूल है जो थोड़ा मुरझा सा गया है, ऐसा नहीं बिल्कुल मुरझाया, बिल्कुल टूटा उटा फूल ले लो, मतलब तुरंत पानी कमी से मुरझा गया है, तो आप उसको रखेंगे तो वापस से। आपने देखा होगा कि जब हम सब्जी मंडी में देखते हैं, बाज़ारों में, तो सब्जियों के ऊपर लगातार पानी डाला जाता है ताकि पानी उनके अंदर जाता रहे और वो चीज़ें खिली खिली रहे, तो वो भी परासरण है। परासरण द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है, जड़ से होते हुए पौधे के अन्य भागों तक पहुँचता है। अगर अचार बनाते हैं तो आम के टुकड़ों पर नमक लगाया जाता है, वो भी परासरण का उदाहरण है। मांस में लवण मिलाकर, फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसका उदाहरण है बच्चों, ये सभी परासरण का उदाहरण है कि पानी जो होता है वो विलायक से विलयन की ओर गमन करता है। इनमें से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि पौधों में पानी कैसे पहुंचता है जड़ों से, तो परासरण के कारण। आरबीसी क्यों फट जाती है, परासरण के कारण। किशमिश पानी में फूलती है, परासरण के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों यहाँ से परासरण के उदाहरण आप देख लीजिए। मैंने अभी आपको बोली, किशमिश को जल में रखने पर फूलना, आरबीसी को फटना। मुरझाए हुए फूलों को जल में रखने पर खिलना, परासरण द्वारा जल पौधों की जड़ों से अन्य भाग तक जाना। अचार बनाते समय कच्चे आम के टुकड़ों को सांद्र लवण में रखने पर परासरण प्रक्रिया से जल बाहर निकल जाता है। मांस में लवण मिलाकर, फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया से मांस अथवा फलों का जल बाहर निकल जाता है ताकि बैक्टीरिया ना पनप सके। बच्चों अब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है अपना परासरण दाब। परासरण दाब पढ़ने से पहले हमें बच्चों परासरण को समझना जरूरी था, समझना था कि नहीं था, क्योंकि जब तक हमको परासरण समझ नहीं आएगा तब तक हम परासरण दाब को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे का पढ़ते हैं। बच्चों परासरण दाब समझने के लिए पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है हमें, हमने यहाँ पर क्या करा बच्चों, यहाँ पर हमने लिया एक साइड में विलायक, क्या लिया है यहाँ पे बच्चों, हमने वही एक साइड में क्या लिया है, यहाँ पर हमने विलायक लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया हमने बच्चों, विलयन लिया। कोई दिक्कत नहीं है अपने को, एक सेकंड यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने क्या लिया, यहाँ से विलयन लिया। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने क्या ले लिया है, ये आपको दिख रहे होंगे एक जैसे दो चित्र मैम ने ले लिए हैं। क्यों लिए हैं इसका मतलब समझाएंगे। ये बीच में जो आपको डिवाइडेशन दिख रहा है बच्चों, ये क्या है अपना SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ से दोनों विलयनों को रखोगी तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, विलायक के जो कण होंगे वो कहाँ जाने लगेंगे बच्चों, विलयन में जाने लगेंगे।
विलायक के कण कहाँ जाने लगेंगे बच्चों? विलयन में जाने लगेंगे। जैसे जैसे ये कण विलयन में गए बच्चों, ये देखिए हमने ये इसको पिग से दिखा दिया है कि जैसे जैसे विलायक के कण विलयन में जाने लगेंगे तो स्थिति क्या होने लगेगी। यहाँ से आप जानते हैं जैसे कण इधर जाएंगे तो विलायक तो कम होने लगेगा और विलयन का स्तर बढ़ने लगेगा। तो हमने ये देखिए हमने क्या करा, यहाँ से मिटा दिया। हमने कहा कि पहले विलयन इतना था, ये वाली लेवल लाइन है, हमने विलयन कितना कर दिया, यहाँ से कम कर दिया, ये दीजिए। और जो यहाँ की तरफ जो विलयन था बच्चों, वो हमने यहाँ से क्या कर दिया बच्चों, बढ़ा दिया। वो विलयन कितना हो गया अपने पास, इतना हो गया। इतना तो हम जान रहे हैं। जब गति करेंगे यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेवल हमारे पास है विलायक और विलयन का, वो क्या हो गया बच्चों, इम्बैलेंस हो गया। क्योंकि विलायक से कण कहाँ जाने लग गए, विलयन की ओर जाने लग गए। स्थिति कुछ ऐसी बनने लगेगी। जैसे ही ये स्थिति बनने लगी, हमने क्या करा, यहाँ पे प्रेशर कर दिया। प्रेशर क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ प्रेशर रख दिया, यहाँ पर कुछ प्रेशर रख दिया बच्चों, और यहाँ पर भी हमने कुछ यहाँ से प्रेशर रख दिया। प्रेशर रखने से हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे देखो स्थिति क्या बनेगी आपकी, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ कह दिया पिस्टन P1 और यहाँ रख दिया पिस्टन P2। आप ऐसे समझ लो हमने इसके ऊपर कुछ वेट रख दिया, यहाँ पर कुछ भार रख दिया, कुछ यहाँ से इसको रोकने के लिए रख दिया। अब आप सोचिए यहाँ से जो कण थे, आपने यहाँ पिस्टन रखा, अगर आप यहाँ से इस चीज़ को दबाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इसको दबाने लगेंगे तो पानी और अधिक गति से क्या होने लगेगा, वो इस ओर जाने की कोशिश करेगा। यही चीज़ होगी कि नहीं होगी, पानी इस ओर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे पानी इस ओर जाएगा तो पानी का लेवल यहाँ से और ऊंचा बढ़ना चाहिए, लेकिन उस पानी के लेवल को रोक किसने दिया, पिस्टन P2 ने। इसका मतलब ये हो गया कि एक साइड से दबाव देकर आप चाहते हैं कि पानी विलायक से विलयन की ओर गमन कर जाए, लेकिन साथ में इसका जल स्तर बढ़ेगा। और उसको किसने रोक दिया, यहाँ पर रखे हुए वेट ने, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा दाब रखा हुआ है। तो स्थिति क्या होगी, क्या लेवल यहाँ से बढ़ पाएगा, नहीं, लेवल यहीं की यहीं रह जाएगा, वो लेवल इसको बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब स्थिति क्या हुई, अब हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते, हम बनाएंगे कुछ ऐसी स्थिति कि यहाँ से अगर दाब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ से, तो जो विलायक के कण हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर दाब लगाने लग जाएंगे। और जैसे ही ये दाब लगाने लगेंगे, और वो दाब कितना होगा, ये वाला जो दाब होगा आपके पास वो कितना होगा, जितना यहाँ पर प्रेशर यूज़ किया जा रहा है। मतलब अगर ये वाला प्रेशर नहीं होता, P2 प्रेशर अगर यहाँ नहीं होता, तो यहाँ से विलायक के कण कभी भी विलयन की ओर गमन नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे अगर प्रेशर हट जाता, तुरंत यहाँ से लेवल बढ़ जाता, तो उतना दाब, तो हम ये कह रहे हैं कि वो दाब जो विलायक के कणों की गति को विलयन की ओर होने से रोक ले, मतलब होने ना दे, मतलब वो अप्लाइड प्रेशर, वो प्रेशर जो विलायक के कणों को कहाँ नहीं जाने दे, विलयन की ओर नहीं जाने दे, तो उस समय जो अर्धपारगम्य झिल्ली पर प्रेशर लगता है, वही प्रेशर क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। समझ में आ गई आपको बात। ये चीज़ें हम लिखेंगे नहीं, दोबारा समझ लीजिए। हमने क्या कहा है आपको, यहाँ से हमने 2 विलयन लिए। सामान्य प्रक्रिया होती है जब तक यहाँ पर P1 और P2 दाब नहीं लगे होते। जैसे जैसे ये होने लगती है स्थिति, तो यहाँ पर एक तल नीचे आता है और दूसरा तल कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। फिर हम यहाँ से इसको रोकने के लिए प्रेशर लगा देते हैं P2। कौन सा प्रेशर लगा देते हैं बच्चों, यहाँ से हम P2 प्रेशर यहाँ से अप्लाई करते हैं, पिस्टन लगाते हैं, तो विलायक के कण विलयन की ओर जाने से रुक जाते हैं। और यही क्या कहलाता है बच्चों, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अपन परासरण दाब की परिभाषा को पहले हम लिख लेते हैं बच्चों। आइए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे परिभाषा एक बार देख लेते हैं। यहाँ से जो हमने बता दिया है, पिस्टन पर लगाया, विलयन पर लगाया गया वह दाब जो विलायक अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलयन की ओर होने वाली गति को रोक दे। ठीक है, अब आप 2 परिभाषा आपके सामने है, आप जो परिभाषा चाहे आप याद कर सकते हैं। मुझे ये परिभाषा आसान लगती है यहाँ पर, क्योंकि जो जो हमने डायग्राम में बोला बिल्कुल वही है। देखिए, विलयन पर लगाया गया वह दाब, दाब किस पर लग रहा है बच्चों, विलयन पर लग रहा है। और ये जो चीज़ हमारे सामने है वो क्या है, विलयन है, और इस पर दाब लग रहा है P2। तो लगाया गया दाब जो विलायक अणुओं की, किसके अणुओं की,
विलायक अणुओं की। ये विलायक के अणु है यहाँ पर इसके आगे, है ना। विलयन की ओर, किसकी ओर गति हो रही है? विलयन की ओर। गति को रोक दे, ये देखो रोकी हुई है गति यहाँ पर, रोक दे, यही परासरण दाब कहलाता है। मतलब दाब कितना हुआ परासरण दाब? जितना यहाँ पर आप लगाओगे उतना परासरण दाब यहाँ पर माना जाएगा। आगे देखो यहाँ पर दूसरी परिभाषा थोड़ी कठिन सी लगती है, वह है द्रव स्थैतिक दाब। बस यहाँ वर्ड ये ले लिए, द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलयन की ओर होने वाली गति को रोक दे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले बच्चों परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर दूं कि परासरण दाब के नियम वही हैं जो हम पहले पढ़ते थे। जो गैस के नियम पढ़ते थे ना, आपको याद होगा हम कुछ ऐसा पढ़ते थे, PV = nRT, जिसके अंदर हमने नियम पढ़ा था P समानुपाती 1/V। ठीक है, ये नियम होता था बॉयल्स का नियम। V समानुपाती T ये होता था चार्ल्स का नियम, और V समानुपाती N हम पढ़ते थे आवोगाद्रो का नियम। बिल्कुल वही नियम हम पढ़ने जा रहे हैं परासरण दाब के नियमों में। तो बच्चों इसके अंदर पहला जो नियम है आपका, वो है आपके पास 1/2। बस शब्द यहाँ पर क्या आ जाएगा? बॉयल का नियम होता था P समानुपाती 1/V, यहाँ पर नियम आएगा 1/2 बॉयल का नियम। क्या आएगा? 1/2 बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता था? बॉयल का नियम कहता था V समानुपाती V। स्थिर क्या होता था? टेम्परेचर। तो स्थिर ताप पर, ताप क्या रहेगा? निश्चित। विलयन का, अब यहाँ पे तो P होता था, हम क्या लगाएंगे अब यहाँ पर? पाई। P की जगह लगा देंगे पाई। पाई परासरण दाब है और P क्या है? यहाँ पर दाब है। तो तापमान स्थिर है, तो निश्चित तापमान पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका क्या हो गया बच्चों? ये यहाँ पर हो गया इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अनुसार किसी निश्चित ताप पर, इसके अनुसार निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब को किससे डिनोट करेंगे बच्चों? पाई से। उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहां से हम इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों? पाई समानुपाती 1/V। ये यहाँ पर समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। अब अपने पास दूसरा नियम क्या आएगा बच्चों? यहाँ से 1/2 चार्ल्स का नियम। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? स्थिर है, क्योंकि तीन ही चीज़ लेते हैं हम यहाँ पर, P, V, T। अगर V और T का संबंध रहेगा तो पाई स्थिर कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो 1/2 चार्ल्स का नियम क्या कहता है बच्चों? वो देखते हैं यहाँ से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने कहा था ना आपको कि यहाँ पर संबंध क्या आएगा? V समानुपाती T। तो क्या आप स्थिर हो गया? P का मतलब यहाँ क्या स्थिर हो गया? पाई। पाई मतलब क्या हो गया? परासरण दाब। तो देखिए परासरण दाब क्या लिखा हुआ है? निश्चित। परासरण दाब स्थिर रख दिया। अगर परासरण दाब स्थिर हो गया तो विलयन का जो आयतन होगा वो पूरी तरह से किसके समानुपाती होगा? ताप के समानुपाती होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि विलयन का क्या है? आयतन है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर देने लगेंगे वैसे वैसे कण क्या होने लगेंगे? थोड़ा दूर दूर जाने लगेंगे, और दूर दूर जाएंगे तो निश्चित रूप से आयतन क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। ये हम गैस के नियमों में भी इसी तरह से हम पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों? वो है हमारा 1/2 आवोगाद्रो का नियम। तीसरा नियम लिख लीजिए बच्चों, 1/2 आवोगाद्रो का नियम। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिखा जा सकता है कि निश्चित ताप पर, देखो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ क्या होता है। फॉर्मूला होता है पाई समानुपाती n। फिर से ध्यान रखिए, हमारा इक्वेशन होता है, हम तीन चीज़ों को लेके चलते हैं, पाई, V, T। जब तक पाई नहीं था हमने क्या यूज़ किया था बच्चों? यहाँ पर हमने P यूज़ किया था। P को ही हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं बच्चों? पाई से। यहाँ पर कौन कौन सी टर्म आपको दी गई हैं? यहाँ पर सिर्फ पाई दिया हुआ है या V और T नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब स्थिर क्या होगा? स्थिर होगा यहाँ पर निश्चित ताप। ताप क्या रहेगा यहाँ से? निश्चित। निश्चित ताप पर आयतन भी क्या रहेगा यहाँ से? स्थिर।
निश्चित आयतन हो गया, निश्चित ताप पर निश्चित आयतन वाले, आयतन भी निश्चित हो गया, वाले विलयन का क्या कहेंगे हम, क्या चीज़ है यहाँ पर, विलयन का परासरण दाब किसके समानुपाती है, उसमें उपस्थित, उसमें एक सेकेंड उपस्थित। अब वो कह रहा है कि फिर परासरण दाब किस पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा किसके, एन पर। एन मतलब विलय के मोलों पर। मोल का मतलब क्या हो गया, कण, मतलब टेम्परेचर भी स्थिर है अपने पास, विलयन का आयतन भी निश्चित है, अर्थात इसके अंदर अब कितने मोल हैं, 1 मोल है, तो कणों की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23। अगर ये 2 मोल है तो कणों की संख्या 12, 3 मोल है तो ये 18, इस तरह से हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये हो गया, कणों की जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वहाँ पर दाब, परासरण दाब बढ़ता जाएगा। तो उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको इसको रटना नहीं है कि क्या तो निश्चित रहेगा और क्या निश्चित नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यही होती है, बच्चे ये भूल जाते हैं कब टेम्परेचर स्थिर था, कब प्रेशर स्थिर था। तो हमको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, पी, वी और टी। पी का रिप्लेसमेंट पाई से हो चुका है, जहाँ पाई और वी की बात हो रही है वहाँ टी स्थिर रह गया। ये देखिए यहाँ पे टी स्थिर है, यहाँ पे है ना। और जहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं, पाई की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ वी और टी की बात करें वहाँ पाई स्थिर है। इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब अपने पास चौथा बिंदु हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ताप दाब संबंध क्या होता है, 1/2 ताप दाब संबंध क्या है, चौथा बिंदु लिख। देखिए स्टूडेंट्स कि निश्चित आयतन वाले किसी विलयन का निश्चित आयतन हो गया, इसका मतलब इतना हमारे स्टूडेंट्स कंफर्म हो चुके हैं, वी स्थिर है, वी की बात नहीं होगी। अब जो रह गया है वो रह गया है पाई और टी। इसका मतलब पाई और टी की बात होगी कि विलयन का परासरण दाब किसके समानुपाती होता है, टी के समानुपाती होता है। अब इस इक्वेशन को नंबर दे दो बच्चों, 4 इक्वेशन हमने पढ़ी है। यहाँ से हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। पहला इक्वेशन पढ़ा था हमने, कौन सा, हमने पढ़ा बॉयल का नियम, तो वो था अपना पाई समानुपाती 1/v। फिर हमने पढ़ा वी समानुपाती टी, जो इसने कहा था चार्ल्स ने कहा था। तीसरा आवोगाद्रो था, आवोगाद्रो ने कहा था पाई समानुपाती एन। और अभी हमने पढ़ा वो था पाई समानुपाती टी। तो ये वाली इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3 थी और ये इक्वेशन 4 थी बच्चों, है ना। अब हम चारों को मिलाएंगे, इन चारों में से कौन कौन सी काम में आनी चाहिए बच्चों। यहाँ तो पाई की बात ही नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन को काम में नहीं लेंगे। 1, 2 और ये 3, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 3 व 4 से क्या लिख दूं मैं यहाँ से, पाई देखो समानुपाती किसके हैं, एन और टी के, है ना। यहाँ से तो एन और टी के तो समानुपाती हो गया, अपॉन वी क्या आ रहा है यहाँ पे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, तो नीचे आ जाएगा वी। तो पाई हो गया, यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, बराबर, और एक स्थिरांक आएगा, उस स्थिरांक का नाम क्या है बच्चों, आर, जैसे हम पहले भी लिखे थे। तो एन आर टी अपॉन वी, सूत्र क्या बन गया परासरण दाब का, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। बच्चों यही है अपना परासरण दाब का फॉर्मूला, ठीक है, जो हमको एग्जाम में लिखना होता है, और ये हमने यहाँ से कर दिया रब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो समीकरण है ये क्या कहलाती है, विलयन की 1/2 समीकरण कहलाती है, या हम कह सकते हैं परासरण दाब में संबंध। अब हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। अब ये n अपॉन वी मैंने अलग से क्यों लिखा, पहले हम यहाँ समझा देते हैं। n अपॉन वी का मतलब, n का मतलब हो गया मोल, v का मतलब हो गया आयतन। आयतन को किस में नापते हैं, लीटर में, तो मोल प्रति लीटर एक क्या है यहाँ से बच्चों, ये सांद्रता की इकाई है जिसे मोलरता कहा जाता है। और सांद्रता को बच्चों हम जो परिभाषित करते हैं वो किससे लिखते हैं, c से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई बराबर CRT, ये भी एक फॉर्मूला है यहाँ से इसका, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं, परासरण दाब तथा विलय के अणुभार में संबंध। आइए यहाँ से देखते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पर मैं बॉक्स में बंद कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको अलग से उतार सकते हैं बच्चों, है ना। ये मैंने यहाँ से लिख दिया है कि n अपॉन वी की जगह c क्यों आया, ठीक। अब हमारा एक छोटा सा हेडिंग है, उसको हम कंप्लीट करते हैं।
अणुभार में विलेय के अणुभार में संबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस टॉपिक को हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से कि परासरण दाब, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, और जहाँ पर ये जो एन है बच्चों, एन का मतलब होता है मोल, मोल का मतलब होता है ग्राम भार बट्टा अणुभार। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डब्लू का मतलब दिया गया भार, मतलब जितना हमें दिया जाए, और एम ए का मतलब होता है बच्चों अणुभार। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको अप्लाई कर दीजिए, पाई वी इक्वल्स टू डब्लू ए का मतलब है विलेय का भार, इंटू आर टी। बच्चों यहाँ पर 3 सूत्र आ रहे हैं परासरण दाब के, जिनको हमें देखना जरूरी है। अब इसमें हमारे पास देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, परासरण दाब का मतलब क्या हो गया, पाई, विलेय का अणुभार क्या हो गया, विलेय का अणुभार हो गया यहाँ से बच्चों अपने पास, विलेय का अणुभार हो गया एम, पाई व एम ए, मतलब पाई और एम ए में क्या संबंध है, तो एक तरफ पाई रहना चाहिए, दूसरी तरफ एम ए, तो वी को उठाकर नीचे ले आइए, तो पाई इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से, पाई इक्वल्स टू डब्लू ए इंटू आर इंटू टी अपॉन एम ए इंटू वी। इक्वेशन से एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि अणुभार जितना ज़्यादा होगा यहाँ से परासरण दाब उतना ही क्या होगा, कम होगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में आ रही हैं बच्चों। ठीक है, तो ये अपना संबंध हो गया। एक यहाँ से इसका क्वेश्चन है बच्चों कि प्रोटीन और बहुलक का अणुभार ज्ञात करने के लिए परासरण दाब विधि सबसे उपयुक्त क्यों है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता देती हूँ बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है कि प्रोटीन और अणुभार का ज्ञात करना है, तो इसमें परासरण दाब विधि उपयुक्त क्यों है, क्योंकि इसका अणुभार अगर हम देखें तो हमारे पास 4 प्रकार के अणुसंख्या गुणधर्म हैं। क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन है, ठीक है, इन सभी से अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। वाष्प दाब अवनमन है, ठीक है, और चौथी कौन सी है बच्चों अपने पास, चौथी है परासरण दाब। वो कहते हैं इन चारों में से इन तीनों को यूज़ नहीं किया जाता, केवल परासरण दाब को यूज़ करते हैं। क्यों? आंसर सुन लीजिए, क्या है इसका आंसर। ये है बच्चों यहाँ पर कि प्रोटीन और बहुलक का अणुभार ज्ञात करना है। इन तीनों विधियों में विलयन को क्या किया जाता है बच्चों, गर्म किया जाता है। क्वथनांक में भी, हिमांक में ठंडा किया जाता है। तो अगर यहाँ से प्रोटीन और बहुलक वाले अणु को क्या करेंगे बच्चों, हम गर्म कर देंगे, तो वहाँ पर इनके अणुओं में संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिससे अणुभार का मान वास्तविक प्राप्त नहीं होता। तो क्वथनांक उन्नयन है, वाष्प दाब अवनमन है, इन सब में विलयन को गर्म करना पड़ता है। जबकि अगर परासरण दाब का बात करें बच्चों, तो विलयन को गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः प्रोटीन व बहुलक में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता और हमें उसका अणुभार वास्तविक प्राप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये आपका आंसर रहा। सीधा बात है कि परासरण विधि में, परासरण दाब विधि में विलयन को गर्म नहीं किया जाता, बाकियों में क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब अवनमन में इसको गर्म करने से संरचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे सही अणुभार ज्ञात नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो बाद में जब सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल उस पोर्शन में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट, शेयर करना नहीं भूलेगा अपने बाकी साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां सब जगह से शेयर कर दीजिए। 12th की NCERT, RBSE, CBSE केमिस्ट्री यही है जो आपको पढ़ाई जा रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।